हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा 10th लेक्चर है। 9th लेक्चर में मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन अगर सपोज दैट आपका nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा हाई टू लो या लो टू हाई, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे और कितनी होगी वो, और उन तीनों एनर्जी में आपस में रिलेशन क्या होगा। और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे आपका न्यूक्लियस के पास में घूमता है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है या फिर पोटेंशियल ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे तो उसकी कौन सी एनर्जी कम होगी, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, ये अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये हमारा टॉपिक आज का लेक्चर 10 का ये टॉपिक है आपका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मान लीजिए कि m मास का कोई आपका इलेक्ट्रॉन है। वैसे सब लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अभी अपन लेट कर लेते हैं मास, उसका मास m है और ये आपका न्यूक्लियस है। ये nth ऑर्बिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ऑर्बिट आपके, और ये एटम है, ये nth ऑर्बिट की चर्चा कर रहे हैं अपन। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है आपकी r, ठीक है। और ये आपका चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अगर z इसका एटॉमिक नंबर इसका चार्ज हो जाएगा प्लस का Ze, ठीक है। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी और उसकी टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी इस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो आपको बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे मैंने बताया था, दो टेक्निकल पॉइंट है इसमें। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होगा। और दूसरा ये था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो फोर्स उन्हीं दोनों का वो फोर्स आता कहां से, तो उसके लिए आंसर था कि वो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कूलम्बियन फोर्स होता है वही आपका सर्कुलर फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर आपने देखा हो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था आपका mv²/r। और इधर आपका कूलम्ब्स लॉ से अगर देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो होता था 1/4πε चार्ज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरीके से फॉर्मूला बनता था। उन्हीं फॉर्मूला को तो कैसे यूज करेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी चर्चा कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जनरली हम बहुत ज्यादातर यूज में आता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करता है 1/2 mv², ठीक है। नहीं पता हो तो सुन लो। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, कोई भी बॉडी जब मोशन में मूव, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ये 11th क्लास की फिजिक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं दो लॉ जो थे बोर थ्योरी को इंपॉर्टेंट थे, एक तो था एंगुलर मोमेंटम वाला, एक था सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या बताया था। पहला था, दोनों लिख लेते हैं। एक तो अपन बार बार यूज कर रहे हैं mvr = nh/2π। ये कि बोर ने रिलेशन दिया था। बोर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, लेकिन हमने एंगुलर मोमेंटम होता है उसको mvr से लिख के इसको अपन उनका यूज करके अपन जो लास्ट डेरिवेशंस कर चुके हैं उसमें अपन ने इस रिलेशन का यूज किया था। दूसरा रिलेशन ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसको
इस इलेक्ट्रॉन को ये मूव करेगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किसी वजह से, तो देखिए इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, आपका पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच में जो कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स होगा वही आपका क्या देगा, सेंटीमीटर फोर्स देगा। तो इसको मिटा देते, इसकी अपन को जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अपन बात करेंगे सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी तक जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी को देख लीजिए, इस तरीके का कुछ आपको मिलता है सेंटीमीटर फोर्स में। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv², यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल सेंटीमीटर फोर्स मतलब mv²/r इज इक्वल टू क्या होता था आपका, जो इनके बीच का कूलम्बियन फोर्स होता था। कूलम्बियन फोर्स को यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0। कई जगह इसको शॉर्ट में के भी लिख देते हैं, जैसे अपना फॉर्मूला ज्यादा डरावना नहीं दिखे, ठीक है। मैं के लिख के भी यूज करूंगा और इसको ये कंप्लीट लिख के भी यूज करूंगा। के लिख के क्या रहता है आपका फॉर्मूला, आपको सिंपल दिखेगा, उतना टिपिकल नहीं दिखेगा। यहाँ पे के की वैल्यू आपकी लिख देंगे अपन जो भी रहेगी। 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस। तो पहला चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज है आपका Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका E, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर। यहां से आपको mv²/r सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स। इसको चाहें तो और शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको अपन शॉर्ट करके कई बार 1/4πε0 को के लिख देते हैं, जिससे अपना फॉर्मूला आसान हो। और Ze का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो kZe² अपॉन ये पूरा के में चला गया, तो ये आपका r², ये आपका आ गया फोर्स का फॉर्मूला। के इसमें Q1 Q2 अपॉन r²। यहां से देखिए, यहां से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze² अपॉन r। देखिए mv² हमें चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी आती है 1/2 mv²। सिंपल, आप फॉर्मूले तक पहुंच चुके हैं। 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आपकी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि पूरे जब समझ ही आ जाएगा तो 1/4πε0 लिखते चलो। कोई सबसे पहले बात है, कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज अपन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसको आप इजीली लेंगे, उसके से उसको फॉर्मूले को तो डरना नहीं होता, ठीक है, कि किस तरीके से लिखा हुआ है, कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। वहां पे अपन चार्ज को Q1 Q2 लिखते थे, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि एटॉमिक नंबर Z है तो Z इसमें इतने सारे प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर रहता है उतनी आपके प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना रहता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर होता है, लेकिन उसका नेचर जो रहता है पॉजिटिव रहता है। तो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया +Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है आपका -E, तो दोनों के बीच का कूलम्बियन फोर्स है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए mv² आ गया, हमें चाहिए 1/2 mv²। क्या करें, अब हम 1/2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए क्या मिल गया आपको 1/2 mv², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और इधर जो भी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना आपका, देखिए 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/, देखिए ऊपर कंप्लीट कर देते हैं 1 1 1, तो ऊपर आया आपका Z इंटू E² अपॉन 4 2 जा 8πε0 r। इस तरीके से आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तैयार हुआ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने कूलम्बियन फोर्स इक्वल किया, r से r को कैंसिल किया, तो mv² बचा, mv² में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आया उसको लिख दिया, ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसको पीई से लिख रहे हैं अपन, पीई इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज हुआ था 1/4πε0, और इसमें क्या करते हैं, दोनों चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। तो ये चार्ज है आपका प्लस का Ze, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -E अपॉन
दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ठीक है। फोर्स में r स्क्वायर आता था और पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज, इसको मैं चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, इस तरीके से फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 को साइन के साथ रखना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/4πε0 Q1 मतलब पहला चार्ज, तो ये आपका प्लस ZE, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। Q2 है आपका माइनस E, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। ये आपके सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको आसानी से कैलकुलेट कर ली। पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दें, देखिए क्या बन जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, बन जाएगी आपकी माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 r, ठीक है। एक बात थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया, वो आपका आर के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो आर को चाहे आप एलिमिनेट कर सकते हैं आर की वैल्यू पुट करके। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करने के लिए आपको पीछे लास्ट वाले लेक्चर देखने होंगे, और सिर्फ आर की वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, अगर भूल भी जाओ तो 2 स्टेप में ड्राइव हो जाएगी, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप इसको आसानी से फॉर्मूले में आगे बढ़ते जाएंगे, डेरिवेशन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आर की वैल्यू हुआ करती थी आपकी आर इक्वल टू ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर एम, इस तरीके से आपकी आर की वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आर की वैल्यू रखेंगे तब भी आपका एक रिलेशन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आर की वैल्यू रखेंगे तब भी आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला छोटा देखे इसलिए मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी, आर को आर ही रखा है, पोटेंशियल एनर्जी में भी आर को आर ही रखा है, ठीक है। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी में आपकी जो वैल्यू आ रही है ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 r, यहाँ पे आ रहा है आपका ZE स्क्वायर। देखिए न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क है माइनस का, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। मतलब इसमें अगर मैं -1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी में -1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 से 8 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखो तो आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया -1/2 का, इज इक्वल टू बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। या इसको और दूसरे तरीके लिखना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है या आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी की टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिंपल ये रिलेशन याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन एक लग रहा है आपसे पूछा जाए, आप भी अपने दिमाग से एक प्रश्न पूछो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में अगर देखा जाए तो बड़ी एनर्जी कौन सी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसी भी है, पॉजिटिव में है, और ये आपकी कैसी है, नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी आपकी बड़ी होगी। दूसरी बात करें टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, इस फॉर्मूले को अपन आर की वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं किस तरीके से आ जाएगा। आर की वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं यहाँ पे तो ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0, आर की वैल्यू पुट करूंगा, देखिए ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई ZE स्क्वायर m, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला सारा सिस्टम ऊपर चला जाएगा। देखिए पाई आपका कैसे आया, पहले इसको लिखा रहने देते हैं। देखिए ZE स्क्वायर इंटू ये आएगा आपका पाई ZE स्क्वायर m अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। देखिए इसको मिटा दूं, इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कंप्लीटली सॉल्व करें अगर अपन काइनेटिक एनर्जी को, तो कुछ फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा Z स्क्वायर
ई स्क्वायर का ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर 4 एम अपॉन जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा एम अपॉन बचा आपका 8 पाई आपका कैंसिल आउट हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को इधर रख रहा हूं मैं, एन स्क्वायर को मैंने लास्ट में लिखा है क्योंकि एन आपका वेरिएबल है, एच आपका फिक्स है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को और इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको आसान वे में लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है, या तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो नहीं सकता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं, 8 आपका फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा और प्लैंक कांस्टेंट चेंज होगा। तो जो आपके वेरिएबल्स हैं वो लिख लेते हैं अपन e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये एक तरफ हो गया और इधर बचा आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के अपन सारा डेरिवेशन लिखते हुए सिर्फ जो अभी रिलेशन ड्राइव किया था, अभी रिलेशन आपने ड्राइव किया था उसको उसका यूज करें। क्या किया था, रिलेशन ये था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करके फॉर्मूला निकालते हैं अपन, क्या आएगा तो -2 और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें तो e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट कर ली है तो सिर्फ -2 का मल्टीप्लाई करो, काइनेटिक एनर्जी में आपकी ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गई तो अब आप टोटल एनर्जी भी आसानी से निकाल लोगे। देखिए इधर लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला आया था e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एक तरफ था और साथ में चल रहा था आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, 8 फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻12, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी वैल्यू फिक्स है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट ये भी वैल्यू फिक्स है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है तो किस पे कर रही है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में आप देखें तो इसको अगर कैंसिल आउट कर दें -2 से, इसको ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और साथ में चल रहा है क्या आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं तीसरा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को En से लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो कैसे करेंगे अपन, तो टोटल एनर्जी के लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में आपका आ जाएगा 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने कैलकुलेट की। चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी को भी अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, देखिए क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी की आपकी वैल्यू थी ये लिखी हुई है, इसको बार बार लिखने से अच्छा अभी अपन इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी एक बार और लिख लेते हैं, e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसमें ऐड करना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। देखिए e की पावर 4 m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसमें देखिए काफी कुछ सेम चीजें हैं, फर्क है इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा तो फर्क है, तो सिर्फ इसमें -1/2 इसमें
1/8, इसमें माइनस का 1/4 है, इसमें 1/8 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी, e की पावर 4m अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा आपका 1/8 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे आप 8 4 8 1 जा 8 1 माइनस 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको आप कांस्टेंट जो भी है उसको लिख देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/8। मतलब फाइनल जो कंक्लूजन आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 1/8 e की पावर 4, इसको -1/8 पूरा लिख देते हैं, e की पावर 4m एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करते हैं z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपकी आ गई टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझेंगे। टोटल एनर्जी कुछ निकल के आई अपनी, एक बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है जिसको याद करने में शायद आपको डर सा लगे तो सर इतनी टिपिकल वैल्यू ऐसे कैसे याद करेंगे, तो मैं बोल ही नहीं रहा आपसे आपको याद करने की। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और जो भी आपका आंसर मिले, जिस फॉर्म में मिले, वही आपको रख देना है। यदि आपको डेरिवेशन पूछी जा रही है सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में, तो एमपी बोर्ड में तो आपको पूछा नहीं जाएगा, 2023 के पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। अगर आपके नेक्स्ट ईयर्स में आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका सिलेबस चेंज हुआ, बाई चांस आपको डेरिवेशन पूछा जा रहा है, तब आप इसका यूज करेंगे, या फिर सीबीएसई में पूछा जा रहा है तब आप इसका यूज करेंगे, या फिर आपको कंपटीशन का मतलब से आप देखना चाह रहे हो फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, या कई बार ऐसा होता है हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, तो हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूले पहुंच जाएंगे। जरूरत भी नहीं होती फॉर्मूला निकालने की, आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी आपने अगर कोहरे में यात्रा की हो, बहुत ज्यादा फॉग हो, तो कई बार क्या करते हैं अपन को बहुत दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की चीजें दिखाई नहीं देती कि हमारे सामने कौन आ रहा है, किस तरीके से रोड पर टर्न है या नहीं है। तो उस जगह अपन क्या करते हैं कि अपन कुछ जितना दिखाई देता है उतना चलते हैं सिर्फ। जैसे मुझे यहाँ से 10 मीटर का दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से पहले 10 मीटर जाऊंगा, और जब आप सोचिए जब मुझे यहाँ से 10 मीटर का दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आगे पहुंचूंगा तो वहां से मुझे फिर अगले 10 मीटर का दिखाई देने लगेगा। सेम आप इस तरह की डेरिवेशन में करेंगे कि यदि आपको पहला स्टेप आ रहा है तो आप पहले स्टेप को चलें, जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक आप तीसरे स्टेप का रास्ता देखने लगेगा। अगर आप उस कंप्लीट डेरिवेशन को देखना चाहें, कभी ऐसा नहीं होगा, इतने बड़े डेरिवेशन है, इतनी सारी टर्म्स है, अगर आप उसको याद करना चाहो तो मुश्किल होगा। यदि बहुत ज्यादा आप शार्प माइंडेड आप याद करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब उसको डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए,